हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो क्लास है वो है मिश्र समानुपात यानी कंपाउंड प्रोपोर्शन। तो इस चैप्टर का हम लोग पार्ट 5 तक क्लास कर चुके हैं। आज का जो क्लास है वो है पार्ट 6। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे चैप्टर का नाम लिख देते हैं मिश्र समानुपात। यानी कंपाउंड प्रोपोर्शन। आज का जो पार्ट है वो है पार्ट 6। ठीक है, पार्ट 5 तक हम लोग क्लास कर चुके हैं। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। कहा गया है एक कैंटीन में एक सप्ताह में एक सप्ताह के लिए के लिए 238 किलोग्राम चावल की आवश्यकता होती है। 238 केजी चावल की आवश्यकता होती है। आगे कहा गया है तो 49 यानी 49 दिन के लिए कितने चावल चाहिए? कितने चावल चाहिए? ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है 1715 किलोग्राम। सेकंड ऑप्शन है 1764 किलोग्राम, 1764 केजी। सी नंबर ऑप्शन है 1568 केजी और डी नंबर ऑप्शन क्या है 1617 केजी। ठीक है, इसमें हम लोग को ऑप्शन ए भी दिया गया है जिसमें कहा गया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं। ये जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ई को बहुत सारे स्टूडेंट्स इग्नोर करते हैं कि ऑप्शन नंबर ई तो नहीं होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारा क्वेश्चन आपका ऑप्शन नंबर ई ही होगा, इनमें से कोई नहीं। मतलब यहाँ पे जो ए बी सी डी दिया गया है इसमें से आंसर आपका नहीं आ रहा है। आप लोग क्या करते हो कि जब आंसर इसमें से कोई नहीं आता है तो ये आप लोगों को लगता है कि हमने क्वेश्चन ही गलत बनाया है, सॉरी आंसर गलत बनाया है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपका आंसर इसमें से कुछ नहीं आ रहा है और आप कॉन्फिडेंट है कि हम जो बनाए हैं वो सही है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर ई है इनमें से कोई नहीं, वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आप कहीं भी गलत नहीं है, आपका पूरा आंसर सही है, तो ठीक है। बहुत जगह ये वाला भी ऑप्शन होता है। तो ये हो गया। क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 238 केजी चावल की आवश्यकता होती है। तो 49 दिन के लिए कितना चावल चाहिए? तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये क्या लग रहा है, ये सीधा अनुपात है या फिर ये विलोमानुपात है?
तो जितना अधिक दिन लगेगा उतना अधिक चावल लगेगा। ठीक है, तो यानी अधिक दिन अधिक चावल, ये है सीधा अनुपात। यहाँ पे लिख देते हैं अधिक दिन अधिक चावल, ये क्या हो गया, ये हो गया सीधा अनुपात। अब यहाँ पे जो कहा गया है कि कैंटीन में एक सप्ताह में 238 केजी चावल की आवश्यकता होती है। एक सप्ताह यानी यहाँ पे कितने दिनों का बात हो रहा है, एक सप्ताह यानी 7 दिन। ठीक है, 7 दिन को एक सप्ताह कहा जाता है या फिर 1 वीक कहा जाता है। तो यहाँ पे 7 दिन के लिए 238 चावल लगता है कैंटीन में। ठीक है, तो यहाँ पे 7 दिन में लगता है 238 केजी। तो क्या कहा गया है कि 49 दिन में कितना चावल की आवश्यकता होगी। यहाँ पे हम लोग 2 चीज यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो एक, जिस तरह से हम लोग सीधा अनुपात में गुना करके बनाते हैं उस तरह से, या फिर यहाँ से एक हम लोग का ट्रिक निकल सकता है। क्या ट्रिक निकल सकता है, अगर 7 दिन में 238 केजी, तो यहाँ पे 7 का कितना गुना है, 49। 7 का 7 गुना है 7 49। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये अगर 7 गुना है तो इसका भी हम लोग यहाँ पे 7 गुना कर देंगे। ठीक है, देख लेते हैं आंसर आता है कि नहीं। तो 238 इंटू 7। ठीक है, 7 8 जा 56 का यहाँ पे 5, 7 3 जा 21, 21 और 5 22, 23, 24, 25, 26 का भी यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 2। तो 7 2 जा 14, 15, 16, यानी क्या कितना लग रहा है चावल, 1666 केजी। कितने दिन में, 49 दिन के लिए। ठीक है, 49 दिन को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, थोड़ा सा सोच के बताइए। 49 दिन को और क्या बोला जा सकता है, तो 7 सप्ताह उसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, 7 सप्ताह में 49 दिन होता है। तो यहाँ पे ये जो हम लोग निकाले ट्रिक से, ये बिल्कुल इजी था, उतना वहाँ पे हम लोग को करने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि अगर 7 दिन में 238 केजी तो 49 दिन में कितना होगा। तो यहाँ पे दिख रहा है कि 7 का ये 7 गुना है, तो यहाँ भी तो हम लोग 7 गुना करने से आंसर आ जाएगा। तो उतना क्यों करेंगे हम लोग। ठीक है, जो ज्यादा टाइम लगेगा उस पर क्यों जाना, जब हम लोग को ट्रिक पता चल जा रहा है तो। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि हम जो बता रहे हैं वही ट्रिक है, आप अपने से ट्रिक निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखें कि यहाँ पे 7 का 7 गुना हो रहा है 49, तो 238 का हम लोग 7 कर देंगे तो आ जाएगा यहाँ पे कितना आ गया, 49 दिन में 1666 केजी चावल का आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे क्या ये वाला ऑप्शन है, यहाँ पे कहीं भी ये वाला ऑप्शन नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ई, यानी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पे हुआ ना ये वाला यूज, इसीलिए इस वाले ऑप्शन को यहाँ पे इग्नोर नहीं करना है। कहीं भी अगर दिया है ई, तो ऐसा नहीं है कि वो वाला ऑप्शन नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, वो भी हो सकता है, जैसे कि ये क्वेश्चन में हुआ। ठीक है, तो इसको नोट क्या करना है, ये तो बस समझने वाला बात था। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसको अब क्लीन कर देते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, दस नल जिनमें से एक ही दर से 10 नल जिनमें से एक ही दर से पानी प्रभावित होता है, पानी प्रभावित होता है। एक
टंकी को 24 मिनट में भर सकते हैं। एक टंकी को 24 मिनट में भर सकते हैं। 24 मिनट में भर सकते हैं। यदि दो नल खराब हो जाए, यदि दो नल खराब हो जाए तो शेष नल इस टंकी खाली टंकी को शेष नल इस खाली टंकी को भरने में कितना समय लेंगी? भरने में कितना समय लेंगे? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है 26 मिनट, ऑप्शन नंबर बी है 28 मिनट, ऑप्शन नंबर सी है 29 मिनट और ऑप्शन नंबर डी क्या है 30 मिनट यानी कि आधा घंटा। ठीक है, क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि 10 नल जिनमें से एक ही दर से पानी प्रभावित होता है। 10 नल जिसमें से पानी जो निकलता है वो सेम होता है। ठीक है, सेम प्रेशर में दसों नल से पानी निकलता है। ठीक है, तो कहा गया है एक टंकी को 24 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, यदि दो नल खराब हो जाए तो शेष नल इस खाली टंकी को भरने में कितना समय लेंगे? 10 नल जिसमें से सेम प्रेशर में पानी निकलता है वो एक टंकी को 24 मिनट में भर देता है। अगर 10 नल में से 2 नल खराब हो जाता है यानी अब 8 नल बचता है, तो कहा गया है कि वह टंकी को कितने समय में भरेंगे। ठीक है, इसमें ऑप्शन क्या है 26 मिनट, 28 मिनट, 29 मिनट और 30 मिनट, यानी एक एक मिनट का यहाँ पे डिफरेंस में ऑप्शन दिया गया है। तो सबसे पहले क्या ये क्वेश्चन सीधा अनुपात का है? बिल्कुल नहीं, ये जो क्वेश्चन है ये विलोमा अनुपात का है। क्यों? अगर कम नल रहता है तो टाइम ज्यादा लगेगा, ज्यादा नल रहता है तो टाइम कम लगेगा। ठीक है, एक कम हो रहा है तो दूसरा अधिक हो रहा है, एक अधिक हो रहा है तो दूसरा कम हो रहा है। तो ये क्या है? ये है विलोमानुपात का क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिख लेते हैं, कम नल रहेगा तो अधिक समय लगेगा, अधिक समय। तो ये क्या हो जा रहा है? विलोमानुपात। अब यहाँ पे क्या क्या टाइम दिया गया, सॉरी नल कितना है 10, पहले तो 10 था, फिर 2 नल खराब हो गया तो 8 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे नल लिख लेते हैं और यहाँ पे समय लिख देते हैं। तो नल क्या क्या है 10 अनुपात 10 के बाद 2 नल खराब हो जाता है तो बचता है 8, समानुपात 10 नल कितना में भरते हैं 24 मिनट में, तो 8 नल कितना में भरेंगे तो x यहाँ पे। अब क्योंकि ये विलोमानुपात है तो इसमें हम लोग गुना कैसे करेंगे? इस तरह से गुना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 इंटू एक्स बराबर 24 इंटू 10। अगला स्टेप हो जाएगा 24 इंटू 10 बटा ये 8 नीचे चला जाएगा, 8 दिया 24। तो यहाँ पे x बराबर क्या आया 3 इंटू 10 यानी x बराबर 30 मिनट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर।
यानी 10 नल अगर एक टंकी को 24 मिनट में भरते हैं, ठीक है, 10 नल को टाइम कितना लगता है भरने में? 24 मिनट का। तो यहाँ पे नल कितना हो गया? 2 घट गया तो 8 हो गया, तो नल कम हो गया तो टाइम भी तो ज्यादा लगेगा। तो 8 नल 30 मिनट में टंकी को फुल करेगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो एक बेसिक सा रहेगा। जल्दी से नोट कर लीजिए। तो इसको अब क्लीन करते हैं और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 17.5 मीटर ऊंचे एक ध्वज दंड की परछाई 17.5 मीटर, मीटर को इस तरह से डिनोट कर लेते हैं पूरा लिख के, ठीक है, मीटर ऊंचे एक ध्वज दंड की परछाई, ऊंचे एक ध्वज दंड की परछाई, दंड की परछाई 40.25 मीटर, 40.25 मीटर लंबी है, मीटर लंबी है। इसी समय पर कितने ऊंचे भवन की परछाई, इसी समय पर कितने ऊंचे भवन की परछाई, कितने ऊंचे भवन की परछाई 28.75 मीटर लंबी होगी, मीटर लंबी होगी। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 10 मीटर, ठीक है, एम से डिनोट कर रहे हैं। सेकंड है 12.5 मीटर, सी नंबर है 17.5 मीटर और डी में है 21.25 मीटर। ठीक है, क्या कहा गया है कि 17.5 मीटर ऊंचे एक ध्वज दंड की परछाई, ध्वज दंड यानी जो बांस का जो बना होता है डंडा ध्वज का, ठीक है, झंडे का, तो उसका जो परछाई है, झंडा का जो परछाई बन रहा है वो कितना है? 40.25 मीटर लंबी है। ठीक है, क्या है कि जो हम लोग तो ये जानते हैं कि हम लोग जैसे कि धूप में जाते हैं, ठीक है, तो हम लोग का जितना हाइट है उतना हाइट क्या परछाई दिखाता है? नहीं, उससे बड़ा, हम लोग जितने लंबे हैं उससे बहुत बड़ा दिखाता है हम लोग का परछाई। उसी तरह एक ध्वज लगा हुआ है, ठीक है, एक ध्वज है, तो वो जो ध्वज का लंबाई है वो है 17.5, लेकिन उसका जो परछाई बन रहा है वो बन रहा है 40.25 का। तो कहा गया है इसी समय पर कितने ऊंचे भवन की परछाई 28.75 मीटर लंबी होगी। ठीक है, और इसमें हम लोग को दिया गया है 4 ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन जो है ये है सीधा अनुपात का, क्योंकि कम परछाई तो कम ऊंचाई, ठीक है,
तो ये हो गया, यहाँ पे लिख देते हैं कम परछाई मतलब कम ऊंचाई, कम ऊंचाई, ऊंचाई। तो ये हो गया सीधा अनुपात, सीधा अनुपात। अब इसमें से दो चीज क्या क्या दिया गया है, यहाँ पे जो परछाई है एक 40.25, दूसरा है 28.75। तो यहाँ पे लिख देते हैं 40.25 समानुपात 28.75 समानुपात 17.5 अनुपात x। अब ये सीधा अनुपात का प्रश्न है, तो इसमें हम लोग किस तरह से करेंगे, इस तरह से करेंगे गुना। तो यहाँ पे हो जाएगा 40.25 इंटू एक्स बराबर 28.75 इंटू 17.5। अगला स्टेप हो जाएगा x बराबर 28.75 इंटू 17.5 बटा 40.25। अब यहाँ से इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम लोग कैंसिल कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ भी पॉइंट के बाद दो संख्या है, यहाँ भी पॉइंट के बाद दो संख्या है। अब इस पॉइंट को हम लोग हटा के यहाँ एक इस तरह से हो जाएगा। अगर पॉइंट के बाद दो संख्या होता तो 2 जीरो लगता, अगर पॉइंट के बाद 3 संख्या होता तो यहाँ पे 3 जीरो लगता। ठीक है, अब इसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जिनका जिनका कैलकुलेशन अच्छा है या फिर नहीं भी है तो इसको एक बार ट्राई कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 25/2। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ऐसा नहीं कि हम अगर शॉर्ट में आप लोग को लिख दिए, मेरे को तो आता ही यही है, लेकिन हर बार आप लोग को नहीं बताया जा सकता, वरना आप लोग सीखोगे कैसे। इसलिए इसको सबसे पहले आप कैलकुलेट करेंगे, इतना लाएंगे, अगर इतना आ रहा है तो सही है, ठीक है, और नहीं आ रहा है तो गलत है। तो यहाँ पे इसको अगर हम लोग डिवाइड देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 12.5 मीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है।